अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग। रिजवान अली अहमद की जानिब से उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस ठंडे और बरसते हुए मौसम में अपना भरपूर ख्याल रखे रहे होंगे। अब चूँकि जनवरी तो ख़त्म हो रहा है और जनवरी के ख़त्म होते ही अमूमन ये होता है कि अब फरवरी आ रहा है तो फरवरी की धूप थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, लेकिन लगता है ऐसा है, महकमा मौसमियात की पेशगोई भी है कि फरवरी के पहले 2 से 3 दिन शायद धूप देखने को ना मिले। बहुत सारे इलाकों में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का बहुत ज़रा ख्याल रखना है। रिजवान, ये जो इख्तिताम हुआ है जनवरी का कितना खूबसूरत हुआ है और आज किस तरह गरज बरस से बारिश बरस रही थी और मज़ा आ रहा था देख के, खुशी हो रही थी देख के। और इस बारिश का हमने बहुत बेताबी से जो है इंतज़ार किया है और अब ये बारिशें हो रही हैं तो इसमें आपने थोड़ी सी एक चीज़ जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि पानी की कमी है, वाटर स्कार्सिटी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये आप अपने घरों में करें। ये जो बारिश का पानी है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, इसको यूटिलाइज़ करें, ताकि ये जो हम रूटीन में जो टैंकर्स भी लोग डलवा रहे हैं इसका भी आपका खर्चा बच जाएगा। ये कुदरत की तरफ से जो तोहफा है बारिश का पानी का, इसको भी इस्तेमाल करें और खुशी के साथ अच्छे तरीके से इंजॉय करें इन बारिशों के स्पेल को जो कि स्टार्ट हो चुका है और बेताबी से इंतज़ार भी था और अब हम खुश भी हैं। और अल्लाह ताला से ये दुआ भी है कि ये बारिश रहमत की बारिश हो और हम तमाम इंसानों के लिए, तमाम ज़ीरू के लिए ये रहमतें ही लेकर आए। जहां हम बात करते हैं मौसम सरमा की, आज इख्तिताम हो रहा है जनवरी का, लेकिन सर्दियां अभी बाकी हैं और सर्दियों में रिजवान हमने देखा है कि स्किन केयर जब विंटर स्टार्ट हो रहे थे तो ज़्यादातर सुनने को ये मिलता है कि आप कोई मॉइस्चराइजर लगा लें, कोई क्रीम इस्तेमाल करें, वो भी ऐसी कि जिससे आपकी स्किन मॉइस्चर रहे। लोशन होता है, वेज़लिन का इस्तेमाल आप करते हैं, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं आप, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन केयर के लिए काफ़ी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनकी स्किन की परफॉर्मेंस या फिर स्किन का जो रवैया है, बिहेवियर है, वो मौसम के साथ साथ तब्दील होता है। फिर इसमें क्या एज का फैक्टर भी होता है या फिर सिर्फ जो हम खाते पीते हैं उसका डायरेक्ट असर होता है हमारी स्किन के ऊपर। कुछ लोग पूछते हैं आपका चेहरा इतना रोशन है, इतना ग्लो कर रहे हैं, क्या खाते हैं? तो लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो वही खाते हैं जो रूटीन में हम धोखे खाते हैं लेकिन अक्सर औकात रिजवान आपने देखा होगा कहा जाता है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं या धोखे खाना। वैसे ये दोनों धो के खाना चाहिए, जो भी खाए, जो भी फल खाए, क्योंकि अक्सर औकात हम ये बात तो करते हैं कि फल खाएं, लेकिन धो के खाएं, साफ सुथरा खाएं। और कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, तो जो आप खाते हैं वो आप बन जाते हैं। और कभी धोखा मिले तो वो भी खा लें, वो भी खा ले, उससे भी जो है ना आपके चेहरे पे ग्लो आएगी। सब्र कर करके हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं मैं पी जाता हूँ, तो इसी तरह पी जाना चाहिए ताकि ग्लो आ जाए। सो चेहरे पे ग्लो कितनी ज्यादा जरूरी है, किस तरह जो है आप अपने चेहरे को फ्रेश रख सकते हैं, साथ में क्लीनिनेस, जो सफाई सुथराई है स्किन की, ये किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। ना सिर्फ हम चेहरे की स्किन के हवाले से बात करेंगे, हाथों की, पाँव की, और बल्कि आपके स्कैल्प की स्किन, जो सर की स्किन होती है जिस पे फंगस लग जाता है, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। हम तमाम चीज़ों के हवाले से जो विंटर में स्किन केयर होती है इस पर बात करेंगे और एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर आमना उस्मान मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरह ख्याल रखे हैं हम अपना विंटर्स में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? एंजॉय कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मौसम को तो सारे ही वंडरफुल ड्राइव, यस। तो डॉक्टर आमना, अब सर्दियों का मौसम भी है, बारिश भी हो रही है, पकोड़े समोसे भी चलेंगे, अब ऐसे में स्किन का ख्याल कैसे रखें? एक्चुअली ये जो सीज़न होता है ना सर्दियों का, इसके अंदर स्किन के साथ साथ आपके यानी हम तो जनरली सर्दियों में फेस की स्किन की बात कर रहे होते हैं ना, हाथों की स्किन, पाँव की स्किन, बॉडी की स्किन, स्कैल्प की, जैसे आपने मेंशन किया, सारे ही इफेक्ट हो रहे होते हैं विद द वेदर। ठीक है, एक तो कुछ वजूहात ये होती हैं कि या तो कुछ लोग शावर कम लेते हैं और या बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं, या कोई लोग बहुत लॉन्ग शावर्स कर रहे होते हैं और सोक कर रहे होते हैं गर्म पानी के अंदर, बड़े लंबे लंबे वो जो टब्स हैं और उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके वेदर के जो आपके स्किन के ऊपर असरात हैं इनको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये कि स्किन जो आपका विंटर वेदर है वो तो ऑब्वियसली आपका स्किन का ड्राइनेस और जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको लूज़ कर देता है, तो स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ अगर स्किन ड्राई हो रही है तो स्कैल्प के ऊपर ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ जाती है? आई मीन जनरली लोग ये बात करते हैं या क्लाइंट्स ये बात करते हैं, मरीज़ ये बात करते हैं कि मैडम बाकी बॉडी की स्किन तो हमारी बहुत ड्राई हो रही है लेकिन स्कैल्प बहुत ऑयली हो रहा है। अब स्कैल्प इसलिए ऑयली हो रहा होता है कि और उसकी वजह से हेयर फॉल भी आता है। ठीक है, अब स्कैल्प इसलिए ऑयली हो रहा है कि आप एक तो सर्दी की वजह से लेस फ्रीक्वेंट वॉशिंग कर रहे हैं। अब आजकल पाकिस्तान में गैस के भी मामलात हैं तो वॉश करना ईजियर भी नहीं है। तो अगर आप समर्स में डेली वॉश करते हैं हेड को, आप विंटर्स के अंदर
once a week या twice a week वॉश करते हैं तो वो आपके सर के ऊपर जो एक्सेसिव ऑयल स्कैल्प प्रोड्यूस कर रहा है खुद वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, फिर उसके एक्यूमुलेट होने की वजह से आपके स्कैल्प की ऑल्टर हो जाती है पीएच, और वो फिर पीएच ऑल्टर होने से वो जो एक्सेसिव ऑयल्स की लेयर है उसके ऊपर पीएच ऑल्ट्रेशन की वजह से जो फंगस ग्रो करना शुरू हो गया उसकी वजह से वो जो खुश्की सी सर के अंदर बन जाती है ना, ये पूरे पैची लेयर बन जाती है स्कैल्प के ऊपर, वो होता है। और फिर उसको लेके यू नो कॉन्सिक्वेंटली आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा मामला, तो इस पे ये होता है कि यू हैव टू हैव अ नाइस बैलेंस। तो डॉक्टर साहब हम तो बल्कि ये एक सुनते आए हैं और सब लोग अभी तक यही मानते हैं कि गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं और अपना सर अगर आप वॉश करते हैं गर्म पानी से खासतौर पर तो उसकी वजह से खुश्की ज़्यादा होगी, और अगर आप मुंह भी धोते हैं तो उसकी वजह से भी आपका जो चेहरा है उस पर झुर्रियाँ भी ज़्यादा जल्दी आ जाएंगी, एजिंग फैक्टर ज़्यादा एग्जैक्टली। उसकी वजह ये है कि जब आप बहुत तेज़ गर्म पानी से वॉश करते हैं आपके स्किन का जो बैरियर है वो डीरेंज हो जाता है। अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो हेयर का बैरियर, स्कैल्प का बैरियर, स्किन का बैरियर, तो जहाँ पे भी आपको एक्सट्रीम हॉट वेदर या एक्सट्रीम हॉट वाटर आपको या हीटर्स के अंदर आप बैठे हुए हैं तो उसने आपका स्किन बैरियर डीरेंज कर देना है। वंस योर स्किन बैरियर इज डीरेंज तो फिर ऑब्वियसली उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं जिसमें रिंकल्स भी हैं, जिसमें आपके बालों की एक्सट्रीम ड्राइनेस है, आपने देखा रफ से बिल्कुल कर्ली से हेयर हो जाते हैं जैसे बिल्कुल लाइफलेस से। तो और फिर जब आपका स्कैल्प के ऊपर बहुत तेज़ गर्म पानी यूज़ करते हैं वो आपके स्कैल्प के मॉइस्चर को वॉश ऑफ करता है। That gives a signal to your brain that will start producing more oils. Eventually it's going to land into more seborrhea, ठीक है, और खुश्की और डैंड्रफ और फंगस। तो ये सारी वजूहात हैं, और लेकिन ये है कि फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ द हेयर इज़ एडवाइजेबल। लेकिन फिर इसका इलाज क्या है, क्योंकि हम देखते हैं फ्रीक्वेंट वॉशिंग भी हो रही होती है, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी हैं, स्टिल डैंड्रफ जो है वो हो रही है, और जब आप एक दफ़ा वो शैम्पू स्किप कर देते हैं जस्ट वन टाइम और वो इतने ज़्यादा फ्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो हल क्या है? एक्चुअली जो बेसिकली सेबोरिक डर्मेटाइटिस है ना वो और जो फंगस है वो दो अलग-अलग चीज़ें भी हैं और कभी कभी एक साथ एग्जिस्ट भी करती है ना। तो उसमें जो आपका ट्रीटमेंट टाइम है उसको अगर आप अप्रोप्रिएटली फॉलो करें और एसओपीज़ को फॉलो करें तो वो ठीक हो जाती है। अमूमन हमारे क्लाइंट्स के अंदर या पाकिस्तान के अंदर सर्दियों के अंदर ज़रा डैंड्रफ का एलिमेंट ज़्यादा होता है और गर्मियों के अंदर ज़रा कम होता है, ठीक है, फॉर ऑल द रीजंस दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ठीक है और ट्रीटमेंट छोड़ दिया, उसकी कोई मैनेजमेंट होती है। आई मीन जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है अगर आपकी स्कैल्प यूर बॉर्न विद दैट स्कैल्प इट्स नॉट गोना गो अवे 100%, बट यू कैन मैनेज इट वेरी वेल। उसमें ख़ास तरह के प्रोडक्ट्स और ख़ास तरह के शैम्पूज आते हैं, अगर आप वो यूटिलाइज़ करेंगे तभी आपका स्कैल्प ठीक होगा। और अगर नहीं, ये ऐसे ही है जैसे ड्राई स्किन के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक, फेस के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक वॉश, ऑयली स्किन के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक वॉश। लेकिन जब आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस के क्लाइंट को ये समझाते हैं कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर वॉश फॉर यू, वो उसको दवाई समझते हैं और फिर वो उसको दवाई समझ के कभी इस्तेमाल करते कभी नहीं। आई मीन इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन हेयर टाइप यू हैव टू पर्टिकुलरली चूज अ पर्टिकुलर शैम्पू और अ पर्टिकुलर वॉश और अ पर्टिकुलर ऑयल फॉर योर स्कैल्प। अगर आप वो नहीं करते और आप रॉन्ग स्कैल्प के लिए रॉन्ग शैम्पू यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर हल नहीं होने वाला। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहबा ये जो हम शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं या फिर मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं या स्किन केयर के लिए बाकी चीज़ें आती हैं, हमारे खाने पीने के असरात भी होते हैं, हमारे ड्राइनेस की रीज़न बनते हैं? आई मीन डेफिनेटली आजकल जो सारी जितनी भी फील्ड्स हैं ना वो सब होलिस्टिक हो गई हैं। होलिस्टिक का मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर डाइट टू व्हाट यू डू टू व्हाट यू यूज़, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स ऑन योर बॉडी। और जब बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, हेयर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। अब आप जो स्पेसिफिकली हमारा जो हेयर फॉल का कंसर्न है वो इट स्टार्ट्स विद द डाइट एज वेल। अगर आपका प्रॉपर डाइट नहीं है तो आपका हेयर फॉल है, अगर आपका प्रॉपर डाइट नहीं है हेयर फॉल ठीक ही नहीं होता, आप मेडिकेशंस यूज़ करते रहें। अब प्रॉपर डाइट हैज़ नो डेफिनेशन, ओके, इट इज़ एक्चुअली विद द एज, विद द जेंडर एंड विद द रिक्वायरमेंट of the you know user or the client specifically. तो डाइट के साथ everything is linked. तो इसमें हमारा जो रूटीन है, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, कम सब सोना, कुछ देखिए होलिस्टिक अप्रोच के अंदर ना इट कम्स एवरीथिंग, योर जॉब, योर बिहेवियर्स, योर पॉजिटिविटी, योर ब्रेन, योर वर्किंग एनवायरनमेंट, योर एक्सरसाइज, योर स्लीप पैटर्न्स, योर नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल हैबिट्स। जेनेटिक भी तो कहते हैं कि हेयर फॉल अगर हो जाए तो वो जेनेटिक भी होता है। देखिए हेयर फॉल को जब आप स्पेसिफिकली डील करें ना,
जेनेटिक इज़ वन एलिमेंट, उसके अलावा सीजनल वेरिएशंस होती हैं, कुछ लोगों में समर में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में विंटर्स में बहुत सारा होता है, उसके अलावा कॉस्मेटिक यूज़, उसके अलावा आजकल ख़वातीन और बॉयज़ भी अब वो मशीन्स यूज़ करते हैं हेयर स्ट्रेटनर्स, दैट इज़ एन इंटेंस हीट एंड इंटेंस प्रोसीजर फॉर द हेयर केराटिन, जो केराटिन ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जो फ्रीक्वेंट कलर्स, जो फ्रीक्वेंट क्या रिबाउंडिंग। केराटिन ट्रीटमेंट्स या ये जो हम कहते हैं कि ये हेयर बोटॉक्स है, ये हेल्दी होता है वैसे बालों के लिए? बिकॉज कहा तो ये जाता है कि इससे बालों में प्रोटीन इंजेक्ट किया जा रहा है। एक्चुअली क्लिनिकली इफ़ आई रीड दिस प्रोसीजर, उसके अंदर जनरली ये होता है कि आपका हेयर का नॉर्मल प्रोटीन उतार के एक आर्टिफिशियल प्रोटीन लगाया जाता है। आई मीन टू मी इट डजंट साउंड वेल, जो नेचुरल चीज़ है एग्जैक्टली कि आप नेचुरल, लेकिन सम टाइम जब आपके नॉर्मल केराटिन ऑलरेडी डैमेज्ड है, आई मीन इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी केराटिन ऑन योर हेयर, यू डोंट हैव टू गो फॉर अ केराटिन ट्रीटमेंट या प्रोटीन ट्रीटमेंट, लेकिन जब ये डैमेज हो गया किसी वजह से, फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट से या फ्रीक्वेंट रिबाउंडिंग या फ्रीक्वेंट हेयर ब्लो ड्राइज वगैरह से जब डैमेज हो गया, फिर तो आपको कोई सोल्यूशन करना है, क्योंकि जो नेचुरल केराटिन है वो बिल्ट होने में टाइम लेगा, ठीक है। तो जो आप फिर जो आपके आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर ऑब्वियसली देयर द चॉइस, तो उस यानी सिनेरियो इज डिफरेंट। अगर आपके पास हेल्दी केराटिन है, उसको उतार के आर्टिफिशियल केराटिन लगाना, इट्स अनदर सिनेरियो। अगर आप अपना केराटिन लूज कर चुके हैं और डैमेज कर चुके हैं, उसके अलावा आप then you're opting for a keratin treatment, that's another ये choice। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि हमें तो शायद बहुत इसको जज करना आसान नहीं हो हमारे लिए कि केराटिन प्रोटीन कितना है। सैलून पे जाएं या कटिंग करवाने के लिए जाएं या वैसे भी कोई भी आपके बाल देखे और वो आपको ये बता देता है कि इसमें बाल जो रूखे हो रहे हैं, तो एक ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट करते हैं, वो करवा लो। ऐसा होता है अक्सर? ऐसे होता अच्छा, है। देखिए, हम इसमें- सैलून पे जाते हैं, वो कहते हैं ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। इसमें ये है कि you should take a doctor on board along with a salon person, you can have an opinion। इसमें ये है कि देखिए जो केराटिन आपका डैमेज हो गया, या अगर हेयर लॉस आ रहा है या हेयर वॉल्यूम थिनिंग हो रही है या आपको पैचेस बन रहे हैं हेयर लॉस के, ये सब कुछ आप पहले एक डॉक्टर से ओपिनियन ले लें, और अगर आपको किसी ने एडवाइस किया कि आपका केराटिन डैमेज हो गया है, तो वो एडवाइस ले लें, क्योंकि क्लिनिकली भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे आप ये सारे मामलात हल कर सकते हैं। यानी इनिशियली कंसिडर किया जाता था कि हेयर लॉस अगर हो या हेयर डैमेज हो जाए तो उसका हल सिर्फ कोई ऑयल लगाने से, कोई तेल शेल लगा लिया, कोई प्याज का पानी लगा लिया, कोई अदरक का लहसुन का कोई चीज़ लगा ली। आई मीन वर्ल्ड हैज़ गॉन सो मच बियॉन्ड दैट। आई मीन प्याज के पानी और अदरक और लहसुन से बहुत आगे निकल गई जाती है। और इवन अब तो जो शैम्पूज के या जो प्रोडक्ट्स के एड्स आते हैं उसमें कहा जाता है कि इसमें लहसुन शामिल है और या प्याज शामिल है। बिल्कुल, डेफिनेटली, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इट्स नॉट इफेक्टिव, but then there has been a lot more further research and development in the field। Exactly। और आप बेशक प्याज और अदरक और पानी अगर नहीं भी लगाना चाह रहे, I mean, तो there are a lot other ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिसके अंदर जो है ना रिसर्च बेस्ड आपको डाटा मिलेगा कि अगर 100 लोगों में ये करें तो 90% लोगों को एडवांटेज होता है। ये जो प्याज का पानी या अदरक का पानी या लहसुन या केराटिन, ये सारे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स है ना, कि किसी ने कह दिया कि मैंने प्याज का पानी लगाया तो उससे बाल आ गया, सुनते आए, ठीक है। जो रिसर्च है ना, रिसर्च उसके ऊपर फिर जो मेडिसिन है ना, इट्स ऑल रिसर्च बेस्ड एंड इट्स ऑल एविडेंस बेस्ड। अगर आपने कोई हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कराना है तो जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है वो ग्रो कर रहे हैं वक्त के साथ साथ। आप मेडिकेशंस लेते हैं, आप रूल आउट करते हैं अंडरलाइंग कॉजेज को, उस हिसाब से आप मेडिकेशंस लेते हैं। कोई टॉपिकल सीरम्स हैं या टॉपिकल स्प्रेज हैं। अगर आपका कोई रीज़न है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपको फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। So you have to go to a concerned person, Exactly। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर आमना, आपसे ये जानना चाहूंगी, हमने जरा बालों के हवाले से ज्यादा बात कर ली, सर्दियों में स्किन केयर अगर हम बात करें, फेस की, हाथों की, हम ये बात तो करते हैं कि मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ड्राइनेस हो जाती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ जो हम सबके माइंड में आती है कि जब हम देखते हैं समवन इज 50 to 60 years old, उसके चेहरे पे कोई रिंकल नहीं है। 20 से 25 साल की जो एज वाले हैं उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, स्माइल करते हैं। बहुत से लोगों ने खुल के हंसना भी इस वजह से छोड़ दिया कि शायद ये रिंकल्स बहुत बुरे लगते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली अब इसको इंडोर्स किया जा रहा है, एक्ट्रेसेस अपनी अनफिल्टर्ड पिक्चर्स लगा रही हैं ताकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अब ये जो फाइन लाइंस और जो हम देखते हैं कि रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, ये किस टाइप की स्किन में आते हैं? क्या, क्योंकि स्पेसिफिक इसमें एज तो नहीं है, हम देखते हैं टीनेजर्स को आ रही है, हम देखते हैं 50-60 साल की इसके अंदर ये है कि जो आपके जेनेटिक्स है ना, दैट वर्क्स अ लॉट। आप बहुत सारे आर्टिस्ट देखते होंगे जिनको एज, आप देख रहे हैं कि वो एज ही नहीं कर रहे, उनके लिए एज ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे आप बच्चों को देखते हैं, उनके रिंकल्स आना शुरू, उसमें
हैबिट्स हैं, आपके डाइट्स हैं, आपके जेनेटिक्स हैं, स्मोकिंग है, वेदर है, जिस वेदर में आप रह रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन है। अब आप टीचर हैं, टीचर को तो रिंकल्स आने हैं क्योंकि उन्हें एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा देना है ना, ठीक है। और आप स्मोकर हैं, उसके अंदर रिंकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। विंटर्स हैं, उसमें आपका बहुत ज़्यादा रिंकल एंकर्स को आते हैं रिंकल्स ज़्यादा। एंकर्स इफ दे लाफ मोर, यस दे कैन, ठीक है। उसमें ये कि ऑब्वियसली आपका लाफिंग एक्सप्रेशन होता है, अगर आप एक एक्सप्रेशन से आपके रिंकल्स एग्रेवेट होते हैं तो यस दे कैन। कुछ दवाइयाँ हैं वो खाने से, आपका स्किन ड्राई है वो खाने से, उसकी वजह से आपको रिंकल्स आ जाते हैं। और जहाँ पे हम रिंकल्स की बात करते हैं, जब आपने फेस की बात की, नेक पे रिंकल्स आ जाते हैं, उसकी वजूहात और हैं, हाथों पे रिंकल्स आ जाते हैं, उसकी वजूहात और हैं। आई मीन इफ़ यू हैव नेक लाइन सैगिंग है, फैट लॉस है, आपने एकदम ट्रिमेंडसली वेट रिड्यूस किया है और आपके नेक का सारा फैट खत्म हो गया है और फिर वो सिर्फ लटकी हुई स्किन रह गई है, तो वो जहाँ पे क्रम्बल करेगी वहाँ पे रिंकल आएंगे। बट हैविंग सेड दैट, ये जो रिंकल्स हैं, I'll truly be by your side कि it's not a big deal, लेकिन if you think it's a big deal, there's a solution for it, and why not going for it? What's the solution? It's like I mean, जब आप अपने आप को ड्रेस अप कर रहे होते हैं, you go for a beautiful pins and you go for a beautiful makeup and you know whatever, you're putting up jewelries and to make yourself look good in the camera or you know, in the gathering. So why not work on the other factors too, if you're not comfortable with If that. you feel like that, obviously. If you feel like that and you have enough budgets, if you talk about the treatments, अगर आपके face के ऊपर wrinkles आ गए हैं, starting from the fine lines to deep lines to moderate and dynamic lines, उनके separate treatments होते हैं. I mean, if you और अगर आप neck के लिए बात करें, उसके separate treatments होते हैं. If you're talking about the fine lines on the face, you can go for, you know, bare minimum treatment जैसे PRP, dermabrasions, chemical peels and topical creams as well. अगर आपको proper dynamic wrinkles आने शुरू हो गए, dynamic wrinkles का मतलब ये है कि you're giving an expression, then there is a wrinkle, तो then you can opt for Botox and you know, a lot of people don't know कि डॉक्टर आमना उस्मान, बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर ये ट्रीटमेंट्स के बारे में सुनकर हमें लगता है ये कि अगर कोई भी मसला है तो उसका हल मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, आप स्टूडियो में हमारे साथ रहिए। और अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो आप ये जाहिर करता है कि आप अपना भी ख्याल रखते हैं। वो जो आपने साफ सफाई और सुथराई की बात की थी, तो हमारी स्किन ही असल में बता रही है। और बेसिकली सफाई निस्फ ईमान है, स्किन की सफाई में ही आता है कि आप मॉइस्चराइज करें, क्लिनजिंग करें, अच्छे से उसको साफ सुथरा रखें। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, उसके बाद वापस आते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ भारतीय मजालिम में शिद्दत आती जा रही है। कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारतीय मजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की तहरीक को कुचलने के लिए मोदी हुकूमत ने अपनी अफवाज को लामहदूद इख्तियारात दे रखे हैं। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों फर्जी झड़पों में कश्मीरियों की शहादतें रोज़ का मामूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को भारतीय जारहियत से बचाने के लिए अमली इक़दाम करे। ब्रेक के बाद हम वापस आए तो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अपने ख्याल रखने का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम बात करते हैं तालीम की, तो उसके साथ तरबियत का एलिमेंट ऐसा है जिस पर फोकस किया जाता है कि तालीम बगैर तरबियत के ये ऐसे ही है कि आप जंग लड़ने के लिए तैयार हो लेकिन आपके पास हथियार ना हो। तो तरबियत का इतना ज़्यादा किरदार है जब हम तालीम हासिल करते हैं। बिल्कुल जनाब, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी करते हैं। कुछ ऐसे असातिज़ा, कुछ ऐसे लिखारी, कुछ ऐसे शायर, कुछ ऐसे सियासतदान भी मौजूद हैं जो कि तरबियत के हवाले से काम भी करते हैं, बात भी करते हैं। और आज वी आर सो ऑनर्ड कि आज सुबह पाकिस्तान में हमारे मेहमान जो हैं वो इल्म दोस्त हैं, लिखारी हैं। बात करेंगे निज़ाम तालीम के हवाले से, बात करेंगे वजारत के हवाले से भी, क्योंकि वज़ीर भी हैं लेकिन
सफ़र शुरू किया सहाफ़त से, हमारी फ्रेटर्निटी में पहले रहे हैं, और हम बात करें निगरान वज़ीर तालीम और तरबियत मदद अली सिंधी साहब की, जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लिखारी भी हैं, और अगर अब सिंधी ज़ुबान के हवाले से बात करें तो 30 से ज़ायद किताबें लिखी सिंधी ज़ुबान में। वी आर सो ऑनर्ड, वी आर सो थैंकफुल मदद अली सिंधी साहब कि आपने हमारे लिए आज प्रोग्राम में वक्त निकाला। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया, आपने मदद किया, हम भी हाजिर हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। मदद अली सिंधी साहब, सफ़र सहाफ़त से शुरू किया और अब वजारत तक, कैसा रहा सफ़र? क्या सहाफ़त पे तो मैंने 15-20 साल एज एडिटर, एज ए चीफ एडिटर मुख्तलिफ सिंधी अखबारात में काम किया, और सहाफ़त भी एक जंपिंग ग्राउंड होता है, बिल्कुल, और कोई वहाँ मुस्तकिल कहीं नहीं रहता। तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने सहाफ़त में भी जो काम किया, वो ज़माना बहुत पुराना भी था और बड़ा मुश्किल भी था, लेकिन जो भी काम किया वो लोगों को पता है। और बेसिकली मैं राइटर भी हूँ, और सिंध की तारीख़ से भी दिलचस्पी है। मैं तालिब इल्म सिंध की तारीख़ का, न सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ का। तो मुझे महसूस होता है कि आदमी में बढ़ने की क़ुव्वत और ताकत अगर एहसास करे तो आदमी आगे बढ़ता जा रहा है। सो सहाफ़त से लिटरेचर से पहले पॉलिटिकल कारकुन और एज ए वफाकी वज़ीर, मुझे महसूस होता है कि मैं शायद कोई ऐसी बात है कि मैं काम कर सकता हूँ। और बिल्कुल जब काम लेने वाले ने काम लेना होता है तो वो जिम्मेदारी आ जाती है सर के ऊपर, अल्लाह ताला ऐसी जिम्मेदारियाँ देता है। तो मदर अली सिंधी साहब, सहाफ़त में हम वजारतों में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि ये भी सेगमेंट है, इसको एड्रेस होना चाहिए, ये भी एड्रेस होना चाहिए, इस मसले का ये हल होना चाहिए। जो सजेशंस होती हैं, सहाफ़ियों की नज़र होती है बड़ी गहरी और वो नब्ज़ पे हाथ रखते हैं माशरे की। सहाफ़त मुश्किल लगी या वजारत? सर मुझे कोई भी मुश्किल लगी, क्योंकि जर्नलिज्म जो हमने उस वक्त की या बाद में करते हैं, तो मैं एडिटर चीफ एडिटर की हैसियत भी मैंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की। आपको पता है जब फील्ड में आदमी न जाए, रिपोर्टिंग खुद न देखे, तो अब तो ये मीडिया भी चैनल्स आ गए। उस ज़माने में तो फ़कत एक पीटीवी था और अखबारात भी बहुत कम होती थी। लेकिन आदमी प्रैक्टिकल जब होता है तो उसको पता पड़ता है काम क्या है, काम क्या होना चाहिए। अगर मैंने कोई गांव नहीं देखा, कोई स्कूल नहीं देखा, कोई रास्ता नहीं देखा, तो फिर मुझे कैसे पता पड़ेगा वहाँ काम हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं इस फील्ड में भी ये कहता हूँ कि प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए कि ये जो काम है वो हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी कमरों में बंद कर बैठेंगे फिर तो कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखते हैं कि आप तालीम और तरबियत की वजारत संभाल रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि अगर आप, जिस तरह आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने कहा कि अखबारात होती थी, सिर्फ पीटीवी होता था, प्रैक्टिकल फील्ड में जाके काम करना होता था, वही प्रैक्टिकल काम, उसकी अहमियत को तालीम में किस तरह देख रहे हैं? क्या क्या इक़दामात हैं जो कि तालीमी उसमें मैदान में होने चाहिए ताकि लोग आगे बढ़े, कम्पीट कर सकें, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि मैं एक अमली आदमी हूँ और अमली काम करता हूँ। तो एज अ सहाफ़ी 20 साल मैंने पता है कि हमारे मुल्क में तालीम का मयार क्या, तालीम कैसे हो रही है, स्कूलों की हालत क्या है, कॉलेज की हालत क्या है, जामियात की हालत क्या है। तो आपसे हमसे कोई छुपी बात नहीं, हो सकता है आम आदमी को पता ना हो, लेकिन हम जो गहराई से देखते हैं और काम करते हैं उनको पता होता है। तो एजुकेशन में भी मुझे तजुर्बा तो सिंध में था, क्योंकि मैंने सूबाई वज़ीर तालीम के साथ काम किया था, सैयद सदा अली शाह के साथ। तो मुझे महसूस हुआ था कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, और मुझे वैसे भी पता है क्योंकि एजुकेशन मेरी फील्ड रही है। मैंने देखा कि यहाँ का जो मैंने देखा कि मसाइल बहुत हैं, और मसाइल आप देखिए निगरान हुकूमत ने जो भी काम किया आपके सामने है, और वो क्रेडिट यकीनन वज़ीर आज़म साहब को जाता है, निगरान वज़ीर आज़म साहब को। लेकिन अभी बात यह है कि काम हो सकता है, लेकिन काम ये 4 या 5 महीने में नहीं हो सकता है। बहरहाल जो भी था हमने काम किया है। अब मैं तफसील में तो नहीं जाना चाहूँगा। मैंने यहाँ से इस्लामाबाद से स्कूलों का मुआयना शुरू किया और ख़ुद गया एक स्कूल में जी। तो मुझे पता पड़ा कि अब तक कोई भी नहीं आया था। तो मैंने हालात जो देखे, अब मैं उसको बयान नहीं करना चाहता कि बार बार ही वो बयान की जाए। फिर मैंने महसूस किया कि मुझे पता तो था, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमारे पास ख़ुद हमारे शहर में क्या हाल होगा। तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे जो हैं वो, फिर मैं सूबों में गया हूँ, सिंध में कराची में गया। सिंध तो मेरा अपना है, मैं एक एक चीज़ देखी हुई है। मैं पंजाबी देखा हुआ है मेरा, KP की, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर गया, उनके वाइस चांसलर से अलग अलग मुलाकातें की। फिर इस्लामाबाद में मैंने
सूबाई वज़ीर तालीम की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनसे भी बात की कि भाई 2.5 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं इनको कैसे वापस लाया जाए, उनका प्रैक्टिकल हल क्या है। खैर उनको मैंने सामने उन्होंने ये बात कही कि जब तक वफाक और सूबे आपस में नहीं मिलेंगे तब तक ये मसला नहीं हो सकेगा। मैंने कहा हल करने का तरीका ये है कि आप जो बच्चा काम करता है, जिसके माँ बाप को 10,000 12,000 मिलते हैं, 11,000, वो क्यों चाहेगा मेरा बच्चा वापस स्कूल में जाए। प्रैक्टिकल हल ये है कि उनके लिए जिस तरह बेनज़ीर स्कीम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस तरह 8,000 उनका मुआवजा मुकर्रर कर दें, जो बच्चा आता है उसको 8,000 में मिलेगा और वापस चला जाएगा। बहरहाल ये मैंने लिख के दी। और ये भी मैंने देखा है हमारे पास टेक्निकल तालीम का भी फुकदान है। तो हमारे पास नेफ्टेक इदारा था, मैंने देखा 3 साल से उसकी मीटिंग नहीं हुई थी, उनको बुलाया, उनमें ख़वातीन का मैंने 20 से 40% कर दिया। आपको पता है आजकल लड़कियां बहुत पढ़ने की शौकीन हैं और उनमें जज्बा भी है। तो फ़नी तालीम जो वो दे रहे हैं तो उसको भी मैंने काफ़ी उस पर काम किया है बलूचिस्तान में, सिंध में। तो जामियात के वाइस चांसलर को मैंने कहा आप बड़ी ज़िम्मेवारी है, आप जब सियासी दौर आता है तो उसमें आप लोगों को भर्तियाँ मत करें, पर आप कहते हैं कि हमारे पास पेंशन के पैसे नहीं हैं, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। तो भाई जितना खर्चा है उतना खर्चा करो। आप पॉलिटिकल दौर में लोगों को भर्ती कर देते हैं और फिर अब आते हैं तो हमें कहते हैं कि भाई हमारे पैसे नहीं हैं। तो हमारे पास HEC भी है, उनसे भी उनकी भी यूनिवर्सिटी की मदद हो रही है। सबसे चीज़ ये है कि जब तक मयार तालीम माहौल दुरुस्त नहीं होगा तब तक बच्चे आगे नहीं आ सकेंगे। आगे करीम आएगी, आगे अच्छे लोग आएंगे जब वो नीचे से। अब हमारे सरकारी स्कूल्स, मैंने बार बार कहा था और मैंने अभी महसूस किया, पहले भी महसूस किया था कि हमारी जो हुकूमतें हैं उनके मंशूर से सरकारी स्कूल क्यों उतर गए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, पर वो क्या कर रहा है, क्यों नहीं वो निकलते हैं। और लीकेज बहुत है, जिसको लोग करप्शन का नाम देते हैं, मैं उसका लीकेज कहता हूँ। अरबों रुपए की लीकेज है, जो पैसा आता है वो कहीं खर्च नहीं होता है। अगर खर्च होता तो ये हालात क्यों होते स्कूल के। आखिर ये हुकूमतें NGOs के हवाले क्यों कर रही हैं स्कूल्स, फिर डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है। ये बहुत अहम सवाल हैं जिस पर जितना भी बात की जाए कम। मतलब सिंधी साहब, अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बहुत उस कैपेसिटी का नहीं है। जितने स्टूडेंट्स हैं, 2.5 करोड़ बच्चे अगर स्कूल से बाहर हैं या मैट्रिक के बाद तालीम कंटिन्यू नहीं कर पाते, और अक्सर ये कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इदारे नहीं हैं तालीम के, या फिर वहाँ पर स्पेस नहीं है। स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, तो डबल शिफ्ट में काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन्हीं टीचर्स को। जैसे मेडिकल में डॉक्टर्स सुबह अपनी सरकारी प्रैक्टिस करते हैं, आप अस्पताल में नौकरी करते हैं, शाम में अपना प्राइवेट क्लिनिक करें या फिर उसी अस्पताल में प्राइवेट क्लिनिक करें, प्राइवेट सर्विस करें, तो उनको इंसेंटिव भी मिलता है और काम भी होता है और लोगों को भी केटर कर लिया जाता है। तो क्या हम तालीम को इमरजेंसी बुनियादों पर इस तर्ज पर नहीं लेके चल सकते? मैंने अपनी सजेशन में भी आने वाली का जमायत को कहा है कि भाई इलेक्शन में आप जब आपकी हुकूमत आए तो आइंदा 5 साल आप तालीम के लिए वक्फ करें, और तालीम के लिए जितने पैसे रखे जाएं बजट में वो कम है। देखिए ना, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, कहीं एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकल कर वापस सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा बेहतर निज़ाम किया है। चीन का निज़ाम देखें और जगह देखें। मैं ये नहीं कहता प्राइवेट स्कूल्स भी होने चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल की जिम्मेवारी हुकूमत वक्त की है, क्योंकि आइन में है कि 16 साल के बच्चे को तालीम दिलाना हुकूमतों का फ़र्ज़ है। तो सरकारी स्कूल्स को जब तक बेहतर नहीं, देखें ना, गरीब का बच्चा है, गरीब आदमी कहाँ बड़ी बड़ी लाख फीस बर्दाश्त कर सकता है, वो तो इन स्कूलों में जाएगा ना। चलिए बड़े बड़े शहरों में तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन आप जाएं चोलिस्तान में या बलूचिस्तान के इलाके किसी में, सिंध के, पंजाब के, KP के, वहाँ तो नहीं होंगे ना, वहाँ तो सरकारी स्कूल्स हैं। और KP का फिर भी तालीमी निज़ाम बेहतर है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे भी सूबे जो दूसरे हैं वो भी इस बात को समझें कि तालीम के सिवा हमारी तरक्की नामुमकिन है। और हमसे तो जो हो सकता है 4-5 महीने में मैंने कहीं बैठा नहीं हूँ, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बोर्ड के चेयरमैनों से मिला हूँ कि भाई निज़ाम बेहतर करो। अब एक सूबे में गया तो वहाँ पता पड़ा कि बोर्ड्स का ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो भाई ये कैसे आपका काम चलेगा। और उन पर जो बोर्ड्स पर इल्ज़ाम लगते हैं कि बच्चों को वो पास करते हैं, उस पर भी मैं फिर वो लीकेज की बात करता हूँ, कहते हैं कि पैसे देकर करते हैं। तो जब तक निज़ाम शफाफ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी, और उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और एहसाब नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं हो सकेगा। सही, चेक और बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है बिल्कुल। और अभी हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत इस हवाले से काम भी कर रही है। यहाँ पे आपने एक बात की मदद अली साहब के NGOs के हवाले स्कूल्स किए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं
آپ صحافی بھی رہے, آپ نے پاکستان سے, جب ہم خود تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ بورڈز کا سیٹ اپ کیسا ہے, یونیورسٹیز کا سیٹ اپ کیسا ہے. پھر جب آپ پالیسی میکنگ میں آئے تو آپ نے جو ریئلائز کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اگر ہو جائے تو کیا بینیفیشل ہے, یا کیا آپ اس کو بینیفیشل نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں نا, یہ ایک بہت بحث ایسا ہے جس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے, اگر میری ذمہ داری تعلیم ہے اور اپنا شعبہ 18 ترمیم کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ صوبوں کے حوالے ہو گیا ہے, بالکل. لیکن اگر میں اب وہی کام نہیں کرتا ہوں اور کام کرتا ہوں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہیے, جو بجٹ پہ لائے اس کو بہتر کرنا چاہیے, اور اسکولوں کو کی حالت کو, ماحول کو بہتر کرنا چاہیے. باقی جو این جی اوز کے حوالے کرنے کا, میں ذاتی طرح اس بات کا مخالف ہوں کہ آپ ذمہ داری اتارتے جائیں گے, پھر تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے, پھر کیا ذمہ داری ہے ڈپارٹمنٹ کی پورے پاکستان میں. میں خود ہی یہ سوال کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ, تو لوگ کہتے ہیں آپ تو سوال کرتے ہیں, میں نے کہا سوال تو کریں گے بھائی, کام اپنا کریں نا. آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے, جب ریٹائرڈ ہوں گے آپ کو پینشن بھی ملے گی, گھر بیٹھے آپ زندگی کا آخری حصہ بھی خوشی سے بسر کر سکیں گے. تو بھائی ڈپارٹمنٹس کو بھی ٹھیک کرو نا, کون ٹھیک ہے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے فیسلٹیز دیتا ہے, اتنی تنخواہ ہے, اتنی پینشن, پھر کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں نہیں 18 گریڈ کا افسر باہر نکلتا ہے, دیکھے کہ اس اسکول کا واش روم ٹوٹا ہوا ہے, اس میں یہ ہے, کمپیوٹر ہے تو ٹیچر نہیں ہے, ٹیچر ہے تو کمپیوٹر نہیں ہے. تو یہ سارے ملک کا حال ہے نا. اسپتالوں میں جائیں تو وہاں امداد وہ جو ہے پتہ نہیں, یہاں سے کرسیاں ملی ہیں, چیئرز وہاں سے ملی ہوئی ہیں بھائی, پر آپ کا بجٹ کہاں گیا؟ ہر چیز میں یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, یعنی کہ بجٹ اور ایلوکیٹڈ لیکیج ہے نہ اور ہو تو استعمال بھی کرنا ضروری ہے. ہمیں کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل اتنے ملک میں دیے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, الحمدللہ. وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. جی مدد علی سیدھی صاحب, آپ استاد ہیں, محقق ہیں, استادوں سے سیکھا ہے. اب استادوں کی انڈکشن یا پھر شعبہ تعلیم میں ایسے لوگ بھی آئے جن کو اگر کہیں نوکری نہیں مل رہی تو وہ پرائیویٹ اسکول میں ایک چھوٹی سی نوکری کر لیں, کم تنخواہ پہ راضی ہو کے کام کر لیں. اب اس کو کیٹیگرائز کرنا اور لیکن اس آپ کے نے لیے بہت اچھی SOP بات کی. بنانا. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو تنخواہیں دیتے ہیں انتہائی کم دیتے ہیں, اور تو اور لیکن ان کے ہے کہ بھائی ان کو 10% غریب بچوں کو بھی داخلہ دینی ہے. تو اسلام آباد کے پرائیویٹ اسکول سے مالکان سے میں نے ملاقات کی تھی, لیکن وہ فوراً چلے جاتے ہیں کورٹ میں کوئی نہ کوئی پٹیشن میں, تو وہ بھی کیس چل رہا ہے. تو ان کو میں نے کہا ہے کہ نہ فقط یہ ہو لیکن فیس بھی ایک جو ہم نے محدود کی ہے وہ, لیکن بہت ہی مشکل مسئلہ ہے کہ ان وائٹ ایلیفینٹس کو بہتر کرنا. لیکن ان کو میں نے کی ہے کہ بھائی یہ جب تو کورٹ سے باہر آ جائے فیصلہ تو یہ امپلیمنٹ ہونا آپ چاہیے. بطور استاد سختی بھی تو کر سکتے ہیں, آپ کی بات بھی مانیں گے سب. سر میں نے ان کو ریکویسٹ یہ کی ہے, ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں محبت سے ایک بات سمجھائی ہے, سو بس انہوں نے وعدہ تو ہم سے کیا ہے, لیکن آپ کو بتایا کہ میرے پاس تو فقط اسلام آباد ہے. تو اسلام آباد کے پرائیویٹ اسکول میں 2 طبقے ہیں, ایک بڑے اسکول سے ہیں اور پھر پنجاب میں جائیں گے تو پھر وہ نچلے طبقے بھی اسکول ہیں جہاں 500 فیس لی جاتی ہے. تو وہ بھی کام کرتے رہے, ہم کو روکتے نہیں ہیں, لیکن ہمیں اپنا نظام درست کرنا پڑے گا, ہمیں اپنا سرکاری نظام درست کرنا پڑے گا. اس کے لیے آنے والی حکومتوں کا فرض ہے کہ نہ فقط بجٹ میں تعلیم کے لیے پیسے بڑھائیں اور 5 سال تعلیم کے لیے ایک وقف کر دیں, فنی تعلیم کے لیے دیں. آپ دیکھیں عرب ممالک میں اس وقت بہت ضرورت ہے. میں انگلینڈ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بوڑھے آدمی تو بہت ہیں, ہمارے پاس نوجوان ہے لیبر ہے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف آئے. تو ہمارے پاس بھی جب ٹرینڈ آدمی نہیں ہوگا تو وہ کیسے جائے گا؟ اب سعودی عرب نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویسے نہیں لیتا آدمی, یہاں ان کا ایک ادارہ ہے وہ ان سے وہ ایگزام لیتا ہے پھر ان کو آگے بھیجتا ہے. اگر وہ کسی ہنرمند کو وہ کام نہیں آئے گا, پلمبر کو کام نہیں آئے گا, وہ جائے گا پلمبری کرنے تو وہ کیا کرنے گا؟ یہ بہت ایسے مسائل ہیں جس پر میں نے بہت توجہ دی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ادارے ہیں جو فنی تعلیم کے لیے ہم اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں ایک نیسٹ کے ذریعے. تو جتنا ہو سکا ہے میں سمجھتا ہوں, میں مطمئن ہوں, اور یہ 5 مہینے میں نے جتنا کام کیا, جتنے ٹورس کیے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوا ہوں, لیکن میں نے ایک بہرحال کے ریکارڈ قائم کیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آئندہ حکومت آئے گی وہ بھی اس کو کنٹینیو رکھے گی اور بہتری ہوگی ہمارے تعلیمی نظام میں. مدد علی صاحب, آپ نے 30 سے زائد کتابیں لکھی سندھی زبان میں. لکھنے کا سلسلہ دور صحافت سے شروع کر دیا تھا یا جب سٹوڈنٹ تھے تب سے انٹرسٹ تھا؟ اور میں تھوڑا عرض کر دوں کہ دیکھیے نا, میں بیسیکلی رائٹر ہوں, میری نثری نظم کی کتاب ہی ہے, شارٹ اسٹوریز بھی ہے, لیکن میں ایڈٹ کتابیں بہت کی ہیں جو آپ ذکر کرتی ہیں. تو میں جب
कल्चर डिपार्टमेंट में था, तो हमने सिंध की तारीख पर ब्यूरो ऑफ ट्रांसलेशन भी बनाया और किताबें भी शाये की। शाह लतीफ़ हमारे बहुत बड़े शायर हैं, उनके बिल्कुल, तमाम जो उनके हम रिसाला कहते हैं उनको, वो हमने जो भी फर्स्ट से लेकर जो पुराने थे वो हमने सब रिप्रोड्यूस किए। इंग्लिश, उर्दू, सिंधी तराजुम भी करवा के मैंने शाये, वो भी मैंने एडिट किया है, उसको गंज कहते हैं, शाह जो गंज। और उसके अलावा हमने जो भी रेयर शाह पर किताबें थी, अरबी में इसका ट्रांसलेशन करवाई है, फ़ारसी में ट्रांसलेशन करवाई, उर्दू में तो शेख अय्यज ने पहले कर दी थी। तो मुझे फ़ख्र है कि जो क्योंकि जैसा आप पूछा, तो हमारे बचपन में घर में मैगज़ीन्स आती थी, लाहौर से नुकूश, सवेरा, और कराची से भी फ़नून और काफ़ी रसाले आते थे, सिंधी रसाला, महरान। तो उस ज़माने में घरों में जो किताब आती तो बच्चे पढ़ते थे, तो हमारे घर में पढ़ने का रवाज था। उर्दू राइटर्स कुरतुल हैदर, अब्दुल्ला हुसैन की किताबें हमारे घर में मौजूद होती थी। तो इसमें सादिस मंटू, तो मुझे ये शौक़ घर से ही हुआ। और पढ़ने लिखने का तो बस एक कुदरत एक देती है तो आदमी लिखता है, ऐसा ही है। मैं तो ये कहता हूँ कि क्रिएटिव राइटर हमेशा मूड पर लिखता है। ऐसा और ही अभी हम देखते हैं कि ये कुतुबीनी या किताब को पढ़ना, रिसाला पढ़ लेना, अखबार खोल के पढ़ लेना, ये मादूम होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा मैं है। आपसे मुत्तफिक हूँ, जो है वो पढ़ने का, जैसे मैंने कहा कि रीडिंग का मसला हमारे बच्चों में भी है। मैंने स्कूलों में देखा है कि 5 से 10 साल के बच्चे को पढ़ना भी नहीं आता है। वो तो चले, आपने टीचर ट्रेनिंग हमारे पास है ही नहीं। पहले सरकारी इदारों में टीचर्स ट्रेनिंग होती थी, जैसे आपने कहा कि भाई वो मजबूरन सरकारी नौकरी कोर्स होता था एक। सरकारी नौकरियां सिफारिश में मिलती हैं, और किस तरह मिलती हैं ये आपको भी पता है। पर वो आदमी क्या करे, प्राइवेट स्कूलों में जाए। लेकिन वो जब जाते हैं तो वो टीचर्स डायरेक्ट भर्ती होकर, उनकी ट्रेनिंग है नहीं, उनकी फिर वो यूनियन बन जाती हैं, फिर वो इतने फील्ड क्या आपको मैं बताऊं, जो उनको समझाना भी मुश्किल है। कई स्कूलों में जाओ तो बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स वो सियासी सिफारिश पे हैं, किसी कॉलेज में लेक्चर वो भी सियासी सिफारिश पे हैं, कौन उनको कहे। तो ये ऐसा है कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिनको हम रखवाते हैं तो भाई अपने दीन उनको रोजगार दिया, तो उनको ये भी कहें कि भाई वो पढ़ाएं भी सही। ऐसा ही है, क्योंकि और ये जो है ये हुकूमतों का काम है कि वो चेक और बैलेंस रखें। अगर स्कूल में बेंचेस नहीं है तो पैसे कहाँ जाते हैं, और ट्रेनिंग का सिस्टम करें। ट्रेनिंग सिस्टम यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, ऐसा ही। मैंने उनको भी पाबंद किया है। स्कूलों से पीटी खत्म हो गई, खेल खत्म हो गए, और ड्रामेटिक मुकाबले खत्म हो गए, हर चीज़ गायब होती जा रही है। जाओ तो पीटी के जो वो बच्चे खेल रहे हैं, भाई वेयर ये टीचर आपके, वो तो बैठे हुए कमरे में। तो ये ऐसी बातें हैं जिस पर मैंने हर जगह कोशिश भी की है, अमली इकदाम भी किए हैं, और जहाँ तक हो सकता है इकदाम भी किए हैं। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि मदद अली सिंधी साहब, अब चूंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो हमने निज़ाम के हवाले से भी बात की, जो बेहतरी आ रही है, जो बेहतर काम किए गए उस हवाले से भी बात की। एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारी यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई मैसेज दे दें कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसको कैसे यूटिलाइज करें और पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करें। उनको पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा काम है कि आपको अच्छा माहौल पैदा करना, अच्छी तालीम दिलवाना। अगर अच्छी हम नहीं दिलवा सकते फिर हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको गुजारिश है कि वो अपने कोर्स के साथ दुनिया की और भी किताबें पढ़ें, ताकि उनको मालूम हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। अपने सब कॉन्टिनेंट की तारीख पढ़ें। तो ये बात बहुत बहस है, बहुत बड़ा बहस है, इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे नौजवान बहुत ही मेहनती हैं, और जहाँ मेहनत कर रहे हैं अपना नाम रोशन करें। इतने सारे मसाइल के बावजूद अपना रास्ता बना लेते हैं। मदद अली सिंधी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और तालीम के मैदान में ख़ास तौर पर आपकी वजारत क्या कर रही है और आपने क्या इक़दाम किए इस हवाले से उस पर रोशनी डाली। और बहुत सारे लोग मुंतज़िर होते हैं कि यहाँ पर कुछ इक़दाम किए जाएँ, कुछ स्टेप्स लिए जाएँ और उनके रिजल्ट्स आ जाएँ। ऐसा नहीं होता। अगर हम तालीम हासिल भी करना शुरू करते हैं तो हमें सीखते सीखते भी वक्त लगता है, और जो 16 साल की एजुकेशन है वही हमें किसी काबिल बनाती है कि हम अपने आप को कह सकें कि हम डिग्री होल्डर्स हैं। और उसके बाद फिर उसमें अगर फ़नी तरबियत शामिल है तो फिर उसके बाद ही हमें बेहतर रोज़गार मिल सकता है, और हम ऐसे रोज़गार की तरफ जाएं जहां मज़ीद मौक़े पैदा किए जा सकें। लेकिन ज़रूरी है रिजवान के, चाहे आप को फ़नी तालीम का शौक़ है, चाहे आप जो है रूटीन की थ्योरेटिकल तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन अज़्म ये होना चाहिए कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। अज़्म ये होना चाहिए कि अपने आप के लिए, सिर्फ पहले अपने आप के लिए जब आप माशरे को बेहतर करने लगेंगे तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अंदाज़ा होगा कि इससे पूरे मुल्क का बेनिफिट है, इससे पूरी दुनिया का बेनिफिट है। जब एक मुल्क तरक्की करते हैं तो ऑब्वियसली इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होता है। कि एक दफ़ा रोशन होती है तो फिर उससे मज़ीद शमें रोशन होती हैं। हम ब्रेक लेते हैं जी, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे।
जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। अगर हम बात करें किसी भी मुल्क के रिसोर्सेज के हवाले से, वहाँ की मुश्किलात के हवाले से या अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, तो कहीं ना कहीं जाके लिंक मिलता है उसकी पॉपुलेशन से, उस मुल्क की आबादी कितनी है, क्योंकि जितना आबादी का तनासब होगा इतने ही मुल्क के रिसोर्सेज वो कंज्यूम करेगी। अगर हम पाकिस्तान की आबादी के हवाले से बात करें तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत से ममालिक में आबादी का मसला है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के रिसोर्सेज को कंज्यूम तो कर रही है, लेकिन इस आबादी की मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए, क्या इकदामात करने चाहिए और क्या इकदामात किए लेकिन उन पर कुछ अमल नहीं किया आवाम ने, जिसकी वजह से हम थोड़े से मुश्किलात का शिकार हुए। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। आपको ये बता दूं कि 2018 की मरदमशुमारी जब हुई तो पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ 76 लाख और 80 हज़ार थी, और आपको ये भी बता दूं कि अफजाइश का जो तनासब है वो है 2.40%। और मेरा ख्याल है ये खत्ते में सबसे ज़्यादा है। और जब हम बात करते हैं, जैसे रिसोर्सेज की आपने बात की है कि कमाने वाला एक है और खाने वाले कई हैं, तो फिर वहाँ पर भी मसाइल पैदा होते हैं, और यही वो मसाइल हैं जिनकी बात की जाती है और बात की जानी भी चाहिए। इस हवाले से मालूम भी होना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, उनकी कंजम्पशन कैसे करनी है, और फिर नए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। अगर इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हैं, कंज्यूमर ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स कम हैं, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसी पर बात करेंगे हम। सामिया अली शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सामिया साहबा, अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं कि अब जो खित्ते की हमने बात की है, हमारी आबादी का जो रेट है 2% से भी ज़्यादा, कितना अलार्मिंग है हमारे लिए, और हम इस पर तवज्जो देते हैं, कभी बात करते हैं और कभी बात नहीं करते, लेकिन हमारी इकॉनमी को अफेक्ट करता है। यहाँ तक कि तमाम मसाइल की अगर बुनियादी वजह इसको कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप ये देखें कि पाकिस्तान 2018 से ही, जो आपने भी सेंसस का रेफरेंस दिया, हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुके थे। अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ 2023 का, हमारी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 25 करोड़ के लगभग है। हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पहले 2.4 से अब 2.55 हो चुका हुआ है। और आप ये देखिए कि 2018 से 2023 में ही हमारी आबादी बढ़ तो रही है, लेकिन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आबादी का जो ताल्लुक है वो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे पे, एज इंडिविजुअल यानी इनफरादी हैसियत पे भी और बहैसियत पे कौम भी, हमारे हर एस्पेक्ट पे इफ़ेक्ट कर रहा है। थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने 60s के डेकेड में, दहाई में अपना पॉपुलेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम या फैमिली प्लानिंग शुरू किया, और जो खित्ते के दूसरे ममालिक जिन्होंने, या हमारे लगभग, या इवन ईरान जैसा मुल्क जिसने 1980s में एक्चुअली पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर फोकस किया, उन सब ने हमसे बेहतर परफॉर्म किया। उन सब की आबादी हमसे, इंडिया हमसे साइज़ में ज़रूर, क्योंकि उसकी बेस पॉपुलेशन ही ज़्यादा थी, लेकिन उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमसे कम है। उसका टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि औसत बच्चे पैदा करना जो एक औरत करती है, वो हमारा इस रीजन में सवाए अफगानिस्तान के सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश जो है वो उनका भी बिल्कुल इसी तरह है। सब उनकी एवरेज बच्चा जो है पैदा कर, खातून जो कर रही है वो 2 या 2.1 के करीब है, और हमारी ख़वातीन 3.6 जो कि तकरीबन 4 है। तो ये डेफिनेटली हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे जो माशी और माशरती मसाइल हैं, और इस्पेशली जो हमारे माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं, इन सब के ऊपर इसका बहुत गहरा असर है। और अगर आप इसको इस तरह समझ लें कि पॉपुलेशन का जो तेज़ी से बढ़ता हुआ रेट है ना, ये बेसिकली एक थ्रेट मल्टीप्लायर है या इम्पैक्ट मल्टीप्लायर है। यानी कि बाकी वजूहात की वजह से, जिन वजहों से हमारे चैलेंजेस हैं, वो इनको बढ़ा देता है, इम्पैक्ट उसका बढ़ा देता है। अगर सैलाब आया है जहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है और उसके मुकाबले में जहाँ 10 लाख पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट लोगों के ऊपर जो है वो बढ़ेगा। इवन कोविड में जो हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर आया था वो भी
आबादी का प्रेशर ज़्यादा था। जी 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 बिल्कुल। जहां हम आबादी के हवाले से बात करते हैं तो सामिया अली शाह साहिबा, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की। अब शरह अफजाइश जो है आबादी की वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम करने में हमें क्या इकदाम करने होंगे? एक तो ये कि मैं पॉपुलेशन काउंसिल में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, अब नॉट पॉपुलेशन कंट्रोल। Okay, हाँ जी, तो बिल्कुल इसमें देखें जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इंशाल्लाह नई हुकूमतें आएंगी इधर नेशनल लेवल और सूबाई लेवल पे, सब ने जो सब बड़ी पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने मंशूर में पॉपुलेशन के बारे में कमिटमेंट्स की हैं, जिक्र किया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। इससे ये ज़रूर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारे यहाँ अक्रॉस ऑल पार्टीज़ एक कंसेंसस इस इशू पे मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही हुकूमतें बनती हैं, जो भी पार्टी आती है उन्होंने अपने आप को कमिट किया हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि उनको फ़ौरन जैसे आके एक तो क्या ही अच्छी बात होगी कि अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर हों अपनी जो पहली स्पीच करें और अपनी तरक्याती तरजीहात जब कौम के आगे रखें, तो उन तरजीहात में अगर वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट को भी हाईलाइट कर दें कि ये भी एक तरजीहात में शामिल है, वो उनके तरक्की के एजेंडे को मजबूत करेगा। ठीक है। और दूसरा ये कि एक 2018 में जब सुओ मोटो नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने उसके मुताबिक एक नेशनल एक्शन प्लान बना था पॉपुलेशन का, जिसको मॉनिटर करने के लिए टास्क फोर्सेस बनी थी, सूबाई भी और नेशनल लेवल पे भी। उनकी मीटिंग्स बहुत पैची रहीं। नेशनल लेवल पे तो मतलब क्लियर कट डिसीजन था कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपकी लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर, बट एक दफ़ा भी नेशनल टास्क फोर्स को प्राइम मिनिस्टर ने चेयर नहीं किया। प्रेसिडेंट साहब ज़रूर करते थे, बट आई थिंक वो एक सिंबॉलिक वैल्यू उसकी ज़्यादा है, जो एग्जैक्ट एक जो अकाउंटेबिलिटी के एंगल से वो इसी तरह वी वुड लाइक कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं इसको वो टेकअप करें। दूसरा एक बहुत ज़रूरी उसी के हवाले से कि जब आपने पॉलिटिकल कमिटमेंट की है उसको आप किस तरह प्रैक्टिकली दिखाते हैं। प्रैक्टिकली आप दिखाते हैं ना कि जी हमने सर्विसेज इम्प्रूव करेंगे, हम ये करेंगे, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। ऐसे ही अगर नई हुकूमत आती है, स्पेशली ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसको नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2018 से 10 बिलियन का एक फंड एनुअल एलोकेट करना था। इवन दो पॉपुलेशन एक सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन नेशनल, क्योंकि इम्पैक्ट एक नेशनल लेवल पे आ रहा है, नेशनल गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो सूबाई हुकूमतों को सपोर्ट कर सकती है टू इम्प्रूव देयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। वो आज तक 10 बिलियन का एलोकेट हुआ नहीं फंड, उसमें से कोई बहुत मामूली सी रकम हुई थी और वो भी आई थिंक सूबों तक डिस्ट्रीब्यूट ना हो सकी। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि नई हुकूमत आते ही कर सकती है। और एक और चीज़ आई थिंक जो हमें पूरी मतलब नेशनल लेवल पे सूबाई और जो हमारी वफाकी हुकूमत है, इन्हें एक जो लीडरशिप को सोच सारी पार्टीज़ को कि जो हमारा एक नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो हमारी नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब पॉपुलेशन को फोकस रखती है। यानी कि इन अ वे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को इंसेंटिवाइज करते हैं। अगर आपकी आबादी ज़्यादा, सीटें ज़्यादा, आबादी ज़्यादा, पैसे ज़्यादा, कोई तकरीबन 82% के करीब आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आबादी के बेसिस पे है। आबादी को आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप इसको डिसरिगार्ड करें, लेकिन बाकी ममालिक ने इसको एक बड़े रैशनल तरीके से मैनेज किया है ताकि एक तरीके से वो जो परवर्स इंसेंटिव है वो खत्म हो जाए। हम इंसेंटिव ज्यादा दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी सामिया साहिबा, जहां तक आपने इकदामात के हवाले से बात की, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को मद्देनजर रखा, सेकेंडरी एजुकेशन में, ग्रोइंग एज में, टीन एज में कितना ज़रूरी है इस बात को समझना
यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में, कॉलेजेस के करिकुलम में, या जो हमारा मैट्रिकुलेशन लेवल होता है उसमें इसको इंक्लूड करना कितना ज़रूरी है, ताकि आपको ग्रोइंग एज में ही समझ आए कि ये ना सिर्फ हमारे अपने घर के रिसोर्सेज बल्कि ये मुल्क के रिसोर्सेज भी तो कंज्यूम कर रहे हैं और उसको हमने कैसे कैटर करना है। जी जी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक नेशनल लेवल पे, और स्पेशली क्योंकि यंग बच्चों ने ही आगे जाके या यूथ ने ही आगे जाके ज़िम्मेदारी शादियां करनी है, वालिदैन बनना है, उसके लिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये मतलब मैं जब अभी पहले बात हो रही थी कि ये आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, ऐसे ही फैमिली यूनिट कायम करना। हमारे मज़हब में जो एक कितना एम्फसिस है कि एक फैमिली को कायम करने के लिए, और अगर ये जो बच्चे हैं इनको हम अपनी इक़दार के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी मज़हब की हदूद के मुताबिक अगर हम उनको इन कॉलेज के ज़माने से, टीनेज के ज़माने से उनको ये चीज़ें समझाएं कि किस तरह जब वो इस ज़िंदगी के इस फेज़ में आएंगे तो उनको किस तरह फ़ैसले करने चाहिए, किस तरह अपनी फैमिली का साइज़ मुतय्यन करना चाहिए, किस तरह उनको ये समझ होनी चाहिए कि बच्चे पैदा करना ही सिर्फ बात नहीं, उन बच्चों के बहुत से हकूक़ हैं और उनको पूरा करना एज़ वालिदैन उनकी ज़िम्मेदारी है। और उनको ये समझ होनी चाहिए कि हम उन ज़िम्मेदारियों को या बच्चों के हकूक़ को to the best of their abilities they should be able to fulfill. साहब ये तो फ्यूचर प्लानिंग आ जाएगा कि आने वाली नस्ल क्या करेगी। इस वक्त हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा वो है जो देहात में रहता है, ख़वातीन देहात में है, उनकी रसाई तालीम तक उस तरह से नहीं है। और फिर ये वाला जो सब्जेक्ट है जिस पे हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं या आबादी को मैनेज करने की बात करते हैं, तो अगर उनसे बात भी की जाए तो इस बात को इस कदर गलत अंदाज दिया जाता है या बात पे इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं कि आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। उनको एड्रेस करना, उनको समझाना या उन तक ये मामला पहुंचाना कि कितनी ज़रूरी है उनकी अपनी सेहत के लिए, उनकी ख़ानदानी सेहत के लिए, उनके अपने देहात के लिए और मुआशरे के लिए, कि अगर हम आबादी को मैनेज करेंगे तो ही रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे। बिल्कुल, ये देहाती ख़वातीन और स्पेशली अनपढ़ देहाती ख़वातीन, ये एक ऐसा सेगमेंट है हमारे सोसाइटी का जो कि एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है। अच्छा, इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग मैं डेटा आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान में जो एक अनमेट नीड है, यानी कि वो कपल्स जो कि फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है, वो तकरीबन 17% के करीब है, जो कि कम से कम 6-7 मिलियन कपल्स हैं। 17% कंसिडरिंग द साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन, राइट, इट्स अ बिग नंबर। एंड वो लोग जो हैं वो कर नहीं पा रहे फैमिली प्लानिंग, क्योंकि उनकी रसाई नहीं है, अगर वो पहुंच जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी नहीं उन्हें मिल रही, और उन 17% में से 23% देहाती और गरीब ख़वातीन हैं जो कि फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं। जहां हम हर जगह बात सुनते हैं कि जी गरीब लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, तो हमें ये भी समझना है कि गरीब लोग ही हैं जिसमें फैमिली प्लानिंग की ख्वाहिश के बावजूद ज़रूरत करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। कहते हैं कि जितने हाथ उतने हाथ नहीं, लेकिन उन्हीं में मैंने कहा ना 23% लोग ऐसे हैं, पुअर वुमेन, रूरल वुमेन who want to practice family planning but are unable to do so because they do not have right information. They don't have resources. Access to services because उनके पास resources नहीं है, वो एक already disadvantaged और marginalized उसमें है। और इसमें एक और बहुत जो important बात, जब हम खित्ते की से comparison कर रहे थे, क्योंकि हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, कि ख़वातीन की education जो है ना वो एक डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पे। अब आप डेटा जब देखें, जैसे जैसे ख़वातीन की पढ़ाई प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल से बढ़ती है, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कपल्स का बढ़ जाता है। जिन ममालिक में ख़वातीन एजुकेटेड हैं, अब बांग्लादेश की मिसाल ले लें, वहाँ पे ख़वातीन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देख लें, लेवल ऑफ एजुकेशन देख लें,
یہ دو چیزیں جو ہیں نا یہ فنڈامنٹل گیم چینجر ہیں. بالکل. ہمیں اپنی خواتین کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, انہیں امپاور کرنا ہے, انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے, کیونکہ ماں, جیسے بھی آپ نے کہا تھا, ماں اور بچے کی صحت ہی ہے جو کہ ایک فیملی کی ویل بینگ گارنٹی کرتی ہے, اور صحت مند بچے ہی صحت مند معاشرہ, قوم, سب یہ انٹر لنک. بالکل. سامعہ علی شاہ صاحبہ, ایٹ دا اینڈ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, یہ جو نیریٹو ہے, یہ جو بیانیہ ہے فیملی پلاننگ کا, اور پھر جب کہیں فیملی پلاننگ کا ذکر ہو یا پاپولیشن مینجمنٹ کا ذکر ہو, کیونکہ اب وہ ورڈ بھی پاپولیشن کنٹرول یوز نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان میں کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہے کہ آپ نے اتنے ہی بچے پیدا کرنے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو گلوریفائی بھی بہت کرتے ہیں جنہوں نے 25 یا 26 بچے پیدا کیے اور 4 5 5 شادیاں کی, اور ان کو ہم بیسکلی یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کے ریسورسز کون پورے کرے گا. اس بیانیے کو, اس نیریٹو کو کتنا ضروری ہے, اور کس طرح اب کی سوسائٹی میں, اب جب ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, کووڈ کا ذکر کریں, فلڈس کا ذکر کریں, کوئی بھی نیچرل یا مین میڈ ڈیزاسٹر ہو, اس میں پاپولیشن کی طرف ہی لنک جاتا ہے. جتنی کم پاپولیشن ہوگی اتنے آسانی سے اچھے طریقے سے ریہیبلیٹیشن بھی ہوگی, ریسکیو بھی ہوگا. اس نیریٹو کو آگے لے کے چلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, اور خاص طور پہ ینگ کپلس کو کیا ایڈوائز کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام؟ بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں, اور اس میں میڈیا اور اس میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کا, سول سوسائٹی, ہمارا بھی بہت اہم رول ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ ایک آپ کی کوئی بچے بند کرنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ صرف ایک فیملی کو پلان کرنے کا طریقہ ہے. کیونکہ آپ, سمپل سی بات ہے, دیکھیں فیملی کا سائز جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی فیملی سیونگز پہ افیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کی فیملی سیونگز ہوئیں گی وہ آپ کی نیشنل سیونگ میں کنٹریبیوٹ کریں گی, پھر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ایز اے فیملی ایسٹس پہ, اپنے بچوں کی صحت پہ. تو یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ فیملی پلاننگ جو ہے, پاپولیشن مینجمنٹ جو ہے, یہ اس کے اوپر ہماری معاشی ترقی ہنج کرتی ہے, ہماری خاندانی جو ہماری بہتری ہے, ویل بینگ ہے, یہ اس پہ ہنج کرتی ہے. اور جو ابھی آپ نے نیریٹو کی بات کی کہ اس میں جو 3 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, بچوں کے حقوق, ماں باپ کی ذمہ داریاں اور آپ کے وسائل, یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں, اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے کتنے بچے پالنا, ان حقوق کو پورے کرتے ہوئے. اور اس میں اسٹیٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ اسٹیٹ ہی وہ انفارمیشن اور سہولتیں فراہم کرے گی تاکہ یہ جو ینگ کپلز ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کر سامعہ علی شاہ صاحبہ, بہت شکریہ. اور یہ بہت اہم موضوع جس پر ہم بات کر رہے تھے, اور اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم جب ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, یا پھر جو ہم کسی بھی چیز سے پیار کرتے ہیں, تو اولاد اس میں ذکر ضرور آتا ہے کہ اولاد ان چیزوں میں شامل ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شامل ہے, جس سے انسان ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو انہی بچوں کی بہتری کے لیے, اور انہی بچوں کو اپنا وقت صحیح طرح سے اگر آپ ان کو دے سکتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے اتنے ہی ہوں کہ آپ ان میں انصاف کر سکیں, اور خاص طور پہ وہ صرف بچے آپ کے ریسورسز نہیں, آپ کے ملک کے ریسورسز بھی کنزیوم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کے کیا ریسورسز ہیں. جس طرح سامعہ علی شاہ صاحبہ نے کہا کہ کیا آپ کا ملک اتنی جابس جنریٹ کر سکتا ہے, اتنے بچوں کو فیڈ کر سکتا ہے, ان کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہے یا نہیں, یہ آپ نے سوچنا ہے. اور وی آر سو لکی کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہے. پاپولیشن مینجمنٹ کے حوالے سے آج ہم نے بات کی, فیملی پلاننگ کے حوالے سے بات کی, اور اس پر بات کرنے کے لیے سامعہ علی شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی, جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں پاپولیشن کونسل کی, اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے ینگ کپلس کو بھی ایک پیغام دیا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ہم بہت طویل گفتگو بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. صبح پاکستان میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.